हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टैक्सेशन लॉ में कराधान विधि में कराधान के बारे में। टैक्सेशन लॉ में कराधान विधि, कराधान के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। कराधान का अर्थ है, सरल शब्दों में हम कहें तो किसी सरकार के यानी कि सरकार के आवश्यक कार्यों के पालन के लिए, सरकार के कोई आवश्यक कार्य होते हैं तो उन आवश्यक कार्यों को करने के लिए सरकार के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा उन व्यक्तियों पर करों का अधिरोपण मतलब लागू करना, अधिरोपण से मतलब लागू करना, तो उन व्यक्तियों पर करों को लागू करना ही कराधान कहलाता है। और सरल शब्दों में कहें तो किसी सरकार द्वारा अपने आवश्यक कार्य हेतु व्यक्तियों पर करों को लगाना या लागू करना कराधान कहलाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, रुपए इकट्ठे करने, क्योंकि सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति इन्हीं पैसों से करती है। अब यहाँ पर जानना ये है कि कर क्या है, टैक्स है क्या, कर क्या है, कर टैक्स। अब टैक्स क्या है देखिए, वैसे टैक्स की जो परिभाषा है संविधान में कहीं पर भी नहीं दी गई है। संविधान में इसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारत की सर्वोच्च न्यायालय में 1954 में कर की परिभाषा दी है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने 1954 में एक बाद है कमिश्नर वर्सेस लक्ष्मेंद्र का, बहुत शॉर्ट में बता दिया, लक्ष्मेंद्र का ये केस है 1954 का। इसमें कर को परिभाषित किया गया है, टैक्स को परिभाषित किया है। इसमें ये कहा कि लोक अधिकारी द्वारा लोक उद्देश्य के लिए, लोक अधिकारी द्वारा लोक उद्देश्य के लिए परिवर्तनीय कानून यानी जो लागू है, परिवर्तनीय कानून के द्वारा अनिवार्य धन लेना ही एक कर कहलाता है। तो अब इसमें तीन बातें आई। एक तो लोक अधिकारी होगा, लोक अधिकारी टैक्स कर लगाएगा, दूसरा है लोक कार्य के लिए, लोक कार्य या लोक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य भी लोक होगा, लोक अधिकारी होगा। और तीसरा है विधि के द्वारा ही। अगर विधि में कोई प्रावधान नहीं है तो कोई टैक्स कोई अधिकारी नहीं लगाएगा, जब तक विधि में प्रावधान नहीं है। अच्छा, ये टैक्स होता है ये सेवाओं के लिए भुगतान नहीं है। आप समझ रहे हो कि सेवा के बदले में टैक्स लिया जाता है, नहीं। ये लोक सेवा के लिए, लोक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक अधिकारी द्वारा, लोक अधिकारी वो जो सरकार का प्रतिनिधि होता है उसके द्वारा ये टैक्स लिया जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि बिना किसी निश्चित बदले या लाभ के करदाता द्वारा सरकार को अनिवार्य करना कर कहलाता है। ये नहीं कि बदले में, सेवाओं के बदले में आपसे टैक्स लिया जा रहा है, नहीं, लोक कार्य के लिए। फिर संविधान के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 265, आर्टिकल अनुच्छेद 265 में ये साफ साफ लिख दिया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना, यानी विधि के अंदर जो प्रावधान दे रखे हैं, जो अधिकार दिए गया, उसके बिना कर का अधिरोपण या संग्रहित नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में यह है कि बिना किसी कानूनी व्यवस्था के टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स इकट्ठा नहीं किया जाएगा किसी पर भी उस राज्य के रहने वाले नागरिकों से। तो बात थी कराधान के परिभाषा की बात, कराधान क्या होता है। अब कराधान के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा,
टैक्सेशन की क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो कराधान के सिद्धांत के बारे में देखिए। जो कराधान के मूल सिद्धांत हैं, कराधान के मूल सिद्धांत, ठीक है, मूल सिद्धांत कौन कौन से मूल सिद्धांत है कराधान के। सन 1976 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, ये अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ जो हैं, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन में 4 सूत्र बताएं कराधान के। कितने? 4 सूत्र, 4 सूत्र बताएं कराधान के, 4 सूत्र हैं। ठीक, कराधान के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं देखिए। पहला सिद्धांत है समता का सिद्धांत, ठीक है, पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत समता का सिद्धांत, ठीक, समता या समानता का सिद्धांत। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, इन सिद्धांतों में कराधान की प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से किसी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो पहला सिद्धांत है, पहला समानता, ठीक है, समता या समानता। कराधान से संबंधित सबसे पहला सूत्र ये है कि प्रत्येक राज्य के व्यक्ति को सरकार की वित्तीय सहायता के लिए, सरकार की वित्तीय सहायता के लिए जहाँ तक संभव है अपनी अपनी आर्थिक योग्यताओं के अनुसार, तभी तो समानता है कि अपनी अपनी आर्थिक योग्यताओं, मतलब जैसे जैसे उसकी आय है, जैसे जैसे उसकी आर्थिक योग्यताएं हैं, उसके अनुपात में, ठीक है, राज्य के संरक्षण में उपभोग करते हैं, अंशदान करना चाहिए, ठीक, अपने अनुसार। तो यही समानता का मौलिक सिद्धांत है कि जिस स्थिति में, जिस स्टेटस में कोई व्यक्ति है, उसके अनुसार ही उस पर टैक्स लगाया जाए, कर उससे लिया जाए। समानता की बात और करें तो कि जो समानता का जो मौलिक सिद्धांत है, ये सीधा सीधा संकेत करता है, सीधा इशारा करता है कि आय, जो एक व्यक्ति की आय है, एक व्यक्ति की जो आय है राज्य के संरक्षण में उपयोग कर रहा है, वो जो आय है वो राज्य के संरक्षण में उपयोग कर रहा है, ठीक है, संरक्षण में कर रहा है, तो उस पर आनुपातिक दर से कर लगाना चाहिए। अब मान लें किसी की सैलरी, जिसकी आय 20,000 रुपये महीने है, किसी की 50,000 रुपये महीने है, तो यही आनुपातिक दर होगी, यही आनुपातिक दर होगी। यानी 20,000 अगर मान लिया 10% का 20,000 जितना बनता है, 50% का जितना 10% बनता है, तो ये आनुपातिक कर कहलाएगा, आनुपातिक कराधान कहलाएगा। अब मान लिया किसी सब पे लगा दिया कि सब लोग 10,000 देंगे अपनी सैलरी का, या 5,000 रुपये देंगे, अब किसी की 50,000 है, किसी की 20,000 है, नहीं, आनुपातिक रूप से उनसे कराधान के रूप में कर लिया जाएगा, कर वसूला जाएगा। दूसरा सिद्धांत है निश्चितता का सिद्धांत, निश्चिंता, निश्चित है, सर्टेन, निश्चितता का सिद्धांत, यानी कि निश्चित रूप से, निश्चित तरीके से। कराधान के संबंध में जो दूसरा सिद्धांत है वो है निश्चितता। इसका मतलब ये हुआ कि अधिरोपण है, जो टैक्सेशन है, कर है, इसके प्रत्येक व्यक्ति पर भुगतान करने के लिए बाध्य है। टैक्स जो है हर एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए बाध्य है, लेकिन ये निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, कोई फिक्स होना चाहिए उसकी रेट, मनमाना नहीं होना चाहिए। और सरल शब्दों में कहें तो कर का भुगतान का समय, उसकी मात्रा, उसका अंशदान कर्ता के लिए स्पष्ट और सादा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ये निश्चितता हुई। कराधान का अगला सिद्धांत देखिए, सुविधा का सिद्धांत, ठीक है, सुविधा का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत। ये सिद्धांत वो हैं कि टैक्स जो कर है वो किस तरीके से लगाया जाए, नागरिकों पर या जनता पर, ठीक, इसीलिए सिद्धांत बनाए गए ये। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, इस सुविधा का सिद्धांत का मतलब ये है कि जो कर है, जो टैक्स है, वो इस तरीके से लगाया जाए प्रत्येक व्यक्ति पर, ऐसे समय और ढंग से लगाया जाना चाहिए जिससे जो अंशदाता है, अंशदान करता है, जो भुगतान करेगा कर का, उस पर सरलता से या सुविधाजनक रहे,
सबसे ज़्यादा भुगतान के लिए हुए सरलता आ जाए, उसे सुविधा प्रदान हो, सुविधा के अनुसार ही उस पर टैक्स लेना चाहिए, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। चौथा सिद्धांत है मितव्ययिता का सिद्धांत। मितव्ययिता, मितव्ययिता वैसे मितव्ययिता का सिद्धांत, मितव्ययिता का अर्थ होता है वैसे बचत, ठीक, मितव्ययिता होती बचत। प्रत्येक कर लगाने में ऐसे उपाय करना चाहिए, ऐसे उपाय बरतना चाहिए जिससे करदाताओं की जेब से कुछ धन सरकार के लिए निकाला जा सके, जो बचत हो रही है उसमें से कुछ पैसा लिया जा सके। खर्च घटाने के बाद करदाता, उसका जो खर्च है घटाने के बाद करदाता का बड़ा भाग सरकार की खजाने में जमा हो जाए। इस तरीके से इस सिद्धांत पर ये टैक्स लगाना चाहिए। एडम स्मिथ ने भी इसका समर्थन किया है। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने भी इसका समर्थन किया है इस सिद्धांत का। यानी कौन सिद्धांत? मितव्ययिता। कराधान में एक और सिद्धांत है, कराधान के सिद्धांतों में उत्पादकता का सिद्धांत। उत्पादकता, उत्पादकता का सिद्धांत। उत्पादकता का सिद्धांत क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। उत्पादकता में दो बातें हैं कि कर लगाने से सरकार को बनाए रखने के लिए संतोषजनक आय होनी चाहिए। तो किसी की संतोषजनक अगर आय होगी तभी तो टैक्स देगा, वरना सब लोग थोड़ी टैक्स देंगे। दूसरी बात है, कर ऐसे लगाए जाएं कि व्यापार में कोई बाधा ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। इस तरीके से कर लगाए जाएं तो जिससे जो उत्पादकता है वो प्रभावी ना हो, इस तरीके से टैक्स लगाया जाए। अब अगला सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत, इसी कराधान में लोच का सिद्धांत है। अच्छा, इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो टैक्स है वो इस तरीके से लगाना चाहिए जिससे घटाया बढ़ाया जा सके, घटाया या बढ़ाया जा सके। ऐसा नहीं कि इतना कठोर बना दिया हो कि हर साल वही रेट दर रहेगा और घटाया नहीं जाएगा, घटाया भी जा सके, बढ़ाया जा सके। इसीलिए जो सिद्धांत है कराधान का वो लोचदार भी होना चाहिए। अगला है विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक, ये विभिन्नता का सिद्धांत है। विभिन्नता यानी कि अलग अलग तरीके से टैक्स होना चाहिए। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि टैक्स प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। टैक्स अप्रत्यक्ष हो सकता है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। विभिन्न प्रकार का टैक्स हो सकता है, लगाना भी चाहिए अलग टैक्स से। अगला है सरलता का सिद्धांत, ठीक है, 8वां सरलता का सिद्धांत। उन्होंने कहा ये जो करदाता की जो प्रक्रिया है, सरलता का सिद्धांत इसने दिया कि कर की प्रकृति ऐसी हो कि करदाता उसे सरलता से कर दे सके, पैसा दे सके, भुगतान कर सके, उसका अंशदान कर सके, तो सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है तटस्थता का सिद्धांत। देखिए, तटस्थता का सिद्धांत, तटस्थता का सिद्धांत। अच्छा, तटस्थता का वह शाब्दिक अर्थ होता है कि खामोश रहना, लेकिन यहाँ पर ये इसका तात्पर्य ये है कि टैक्स कर ऐसा होना चाहिए, कराधान ऐसा होना चाहिए कि उपज और उसके वितरण पर, ठीक है, उसके उपज और वितरण पर किसी तरीके का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ये सिद्धांत ये कहता है। अगला सिद्धांत है औचित्यता, एक्सपेंडेंसी, औचित्यता का सिद्धांत। 10 औचित्यता, ठीक है, औचित्यता का सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत में है कि कभी कभी ऐसा होता है, देखा गया है कि विशेष प्रकार के टैक्स भी लगाए जाते हैं, लगाना वांछनीय हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, परंतु सरकार ऐसा नहीं करती है। वो इस तरह के टैक्स को लगाने के लिए वो उपयुक्त नहीं समझती है। तो ये सिद्धांत है, लेकिन इतना लागू नहीं करती है सरकार। समन्वय का सिद्धांत। अच्छा, समन्वय का सिद्धांत जो है 11 नंबर, समन्वय, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत वहाँ पर इसकी अहमियत होती है, समन्वय, ठीक,
समन्वय मतलब होता है तालमेल एक तरीके से। समन्वय का सिद्धांत का सीधा मतलब ये है कि जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ पर संघीय सरकार है, राज्य की अलग और केंद्र की अलग, तो वहाँ पर ये समन्वय का सिद्धांत लागू होता है कि इस तरीके से टैक्स लगाया जाए इससे राज्य और स्थानीय सरकारें, संघ और स्थानीय सरकार आपस में ध्यान रखकर टैक्स लगाएं। ऐसा ना हो राज्य सरकार भी लगा दे और केंद्र भी लगा दे। तो ये समन्वय का सिद्धांत लागू यहाँ पर होता है। कराधान प्रणाली में, कराधान के सिद्धांत में ये 11 सिद्धांत मैंने बताए हैं। अब देखिए एडम स्मिथ, ये जो एडम स्मिथ हैं, ठीक है, एडम स्मिथ का इसमें क्या योगदान है, ठीक है, क्या योगदान है कराधान में, उसका क्या योगदान है एडम स्मिथ अर्थशास्त्री का। तो क्या योगदान है? सबसे बड़ा योगदान ये है, सिद्धांत तो इन्हीं के हैं, सूत्र भी इन्होंने दिए 4, उन सूत्रों पर आधारित है। और एक बात और कही है एडम स्मिथ ने, उनका मूल सिद्धांत है कि हमेशा जो टैक्स है वो अमीर व्यक्तियों पर ही पड़ना चाहिए तीव्रता से, लेकिन गरीबों पर इस पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की कराधान के बारे में और कराधान के सिद्धांतों के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।